सो हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बक बनाने के लिए निम्न में से कौन सा सर्वाधिक उपयोगी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। कौन सा धातु बेस्ट रहता है, कौन सा पदार्थ बेस्ट रहता है विद्युत चुम्बक बनाने के लिए। तो इसका जो सबसे बेस्ट आंसर होगा सॉफ्ट आयरन। ठीक है, सॉफ्ट आयरन का यूज किया जाता है। यहां पर आप देख सकते हो आंसर सॉफ्ट आयरन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन है घोड़े के अचानक दौड़ना शुरू करने पर जो घुड़सवार है पीछे की ओर गिरता है, क्यों। आपने देखा होगा कि घोड़े पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है, जैसे ही घोड़ा दौड़ने लगता है तो वो घुड़सवार जो है वो पीछे की ओर गिरता है। या फिर आपने देखा होगा कि जैसे ही आपने बस में ट्रैवल किया होगा या फिर किसी भी जो ट्रैफिक है उसमें ट्रैवल किया होगा, कार हो गया, तो जैसे ब्रेक लगता है तो आप आगे की ओर झुक जाते हो, या फिर जैसे ही वो मोमेंटम पकड़ता है, गति पकड़ता है, तो आप पीछे की ओर झुक जाते हो। ये क्यों होता है, किस कारण से होता है, ये फिजिक्स के किस फिनोमिना से होता है, बताओ। तो बहुत आसान है, जड़त्व का नियम आपने पढ़ा होगा। जड़त्व का नियम कहता है कि कोई भी पदार्थ अपनी अवस्था में बना रहना चाहता है। तो यहां पर अस्थायित्व का जड़त्व शरीर के ऊपरी भाग को स्थिर रखता है, जबकि शरीर का निचला भाग घोड़े के साथ गति करता है। तो घोड़े के साथ निचला भाग गति कर रहा है, जबकि ऊपरला स्थिर है, तो रुकेगा तो ऑटोमेटिक आपको पता है सही कि नीचे का तो गति है, ऊपर का ठहरा हुआ है, तो इसी कारण से हम झुकते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे एक और। देखो, आपका जो भू स्थिर उपग्रह है, और भू स्थिर उपग्रह क्या होते हैं अभी हम आपको दिखा देंगे। चलो डायग्राम दिखा देते हैं। ये होते हैं आपके भू स्थिर उपग्रह, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं इस प्रकार से सैटेलाइट। ठीक है, तो ये आपके भू स्थिर उपग्रह होते हैं। सो यहाँ पर पूछा गया है भू स्थिर उपग्रह के बारे में सही आपको बताना है। तो देखो, इनके लिए पृथ्वी की ओर गुरुत्वीय त्वरण जी से गिरता है, या जो अवधि होती है वो 24 घंटे की होती है, या भूमध्य रेखीय कक्षा होती है, या फिर सभी सही है। तो यहाँ पर भू स्थिर के बारे में ये सभी बातें सही है, पहली दूसरी तीसरी, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, चलिए अगला है आपका, और यहां पर आपका जो विमेय सूत्र है, क्वेश्चन बनता है विमेय सूत्र से हमेशा। जो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला है ना, यहां से क्वेश्चन बनता है, और आपको पता होना चाहिए और निकालना भी आना चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला। तो गुप्त उष्मा का विमेय सूत्र आपको बताना है। गुप्त उष्मा का विमेय सूत्र क्या होता है। देखो विद्यार्थियों, गुप्त उष्मा का जो विमेय सूत्र है वो होता है m0 L2 T-2। ये होता है गुप्त उष्मा का विमेय सूत्र, ये वाला। अब आप सोच रहे होंगे कैसे निकाला, तो चलो इसका सॉल्यूशन भी आपको दिखा देते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, यहां पर आप समझ सकते हो इसका एक्सप्लेनेशन, कि यहां पर आपका जो लेटेंट हीट है Q/m होता है। ठीक है, और m आपका मास है सही, और यहां पर एनर्जी रिलीज और ऑब्जर्व, तो यहां पर इसका होता है आपको m1 L2 T-2, और नीचे आ जाएगा m1, तो m1 से m1 चला ही जाएगा तो 0 बचा, तो आ गया ना आपका m0 L2 T-2। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है इसको निकालना। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है, उनको पूरा वीडियो मिलता रहेगा। चलिए और भी देख लेते हैं। अगला ही क्वेश्चन है कि दो प्लेट जो एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जिसके मध्य विभवांतर 10 वोल्ट है, तब प्लेटों के बीच में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र आपको बताना है। देखो, दो प्लेटें आपके पास, ठीक है, इस प्रकार की, ये इधर भी है ऐसे, ये आप 1 सेंटीमीटर दूरी पर है, और इसमें बीच में 10 वोल्ट का क्या है, विभवांतर। अब बताओ
विद्युत क्षेत्र कितना होगा, विद्युत क्षेत्र कितना होगा, डिस्टेंस दे रखी है, दूरी दे रखी है और वोल्ट आपको दे रखा है। अब तो बता दो आप, जब आपको डिस्टेंस भी दे रखी है और आपको वोल्ट भी दे रखा है तो आसान है, बहुत आसान है। अब तो दो आपको दे रखा है यहाँ पर, तो मैंने आपसे बोल रखा है कि बेसिक फॉर्मूले पता होना चाहिए तभी आप कर पाओगे। सो इसका आपने कर लिया होगा, और जिनके 1000 आया है ना वो उनका सही है, जिनके 1000 आंसर आया है उनका सही है, डी वाला। अब जिनको नहीं आया होगा तो सोच रहे हो सर कैसे आएगा, तो चलो आपको समझा देते हैं कि किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन होगा। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि बहुत ही आसान है। आपको जब डी दे रखा है और वी दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर में दे रखा था आपको, तो इसको मीटर में बदल लेंगे पहले तो, ठीक है। और यहाँ पर वोल्ट है से आपका 10 वोल्ट, तो हमारा फॉर्मूला होता है E इक्वल टू V अपॉन डी। ये आपके फिजिक्स में भी दे रखा है एनसीईआरटी की किताब में, और ये बेसिक फॉर्मूले लिख लेना, जो आपका नोट्स है ना उसमें लिख डालना जितने भी फॉर्मूले हैं ना बेसिक उनको, क्योंकि न्यूमेरिकल सोल्व करने में काम आएंगे। तो V कितना है 10 है, D कितना है 10-2 मीटर, ठीक है। तो इनको सोल्व करके देख लो, 1000 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो हमारा ऑप्शन डी राइट होगा कि नहीं होगा, होगा। तो कितना आसान है, और जिनको ये पता नहीं है फॉर्मूला तो वो तो ये क्वेश्चन देकर डर जाएंगे, और जिनको पता है फॉर्मूला तो उनको तो मजा आ जाएगा। तो मैं यही कहता हूँ कि फॉर्मूला याद करो और खुश रहो। चलो बढ़ते आगे की ओर। देखो यहाँ पर न्यूमेरिकल में तो सारा जो काम है वो फॉर्मूले का है, और फॉर्मूला पता है तो आप कर पाओगे। अगला क्वेश्चन, दो मुक्त समांतर तार जिसमें धारा का प्रवाह विपरीत दिशा में हो रहा है, ठीक है। दो तार है आपके पास, ये एक तार, ये दो तार, और इसमें जो धारा का प्रवाह है ना वो विपरीत हो रहा है, यानी कि जो तार ए है और ये तार बी है, इसमें तो ए में धारा इधर जा रही है और बी में धारा इधर आ रही है, विपरीत हो रहा है। तो अब आपको बताना है कि इसमें आकर्षण होगा या फिर प्रतिकर्षण होगा, या फिर कोई प्रभाव नहीं होगा, या फिर लंबवत घूर्णन करेंगे। चार ऑप्शन दे रखे, विपरीत धारा का प्रवाह हो रहा है, बताओ आप क्या होगा। तो बहुत ही आसान है, जब दो समांतर तारों में विपरीत धाराएं प्रवाहित होती है तो ऐसी कंडीशन में पता है क्या होगा, विपरीत है तो इसमें प्रतिकर्षण होगा, रिपल होगा इसमें, रिपल, ठीक है। प्रतिकर्षण कैसे होगा, चलो दिखा देते हैं आपको। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ये पहली कंडीशन जिसमें ये दो तारे और दोनों में धारा इधर सेम में जा रही है, एक ही दिशा में। जब एक ही दिशा में जाती है तो इसमें क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है, देखो फोर्स दोनों यानी कि आकर्षण हो रहा है। और जब धारा विपरीत जा रही है तो एक में तो इधर जा रही है और दूसरे में इधर आ रही है, देख लो आप, तो इसमें क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण। तो बहुत ही आसान है, अगर धारा सेम जाएगी तो आकर्षण होगा, अगर धारा विपरीत जाएगी तो आकर्षण होगा। और इसको आप इस प्रकार से भी समझ सकते हो, इस प्रकार से भी, और ये सबको आना चाहिए निकालना। पढ़ रखा होगा आपने फ्लेमिंग का दाया बाया हाथ का नियम, ठीक है, राइट हैंड रूल। अगर याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप निकाल लोगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि अगर धारा विपरीत बह रही है तो उसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण। अगर धारा सेम बह रही है तो उसमें क्या होगा, आकर्षण। तो दो कंडीशन आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो बढ़ते आगे की ओर, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन हम कर लेते हैं। यदि किसी बल्ब में प्रवाहित धारा का मान 1% कम हो जाए तो उसकी शक्ति में कमी आपको बतानी है। यदि किसी बल्ब में प्रवाहित धारा का मान 1% कम हो जाए तो शक्ति पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी शक्ति में कमी कितनी होगी, 1%, 2%, 4%, करके देख लो, करके देख लो आप, 1% कमी करके देख लेना आप। चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हो और रब पे आप कर सकते हो। तो आई होप आपने किया होगा। तो हमारा आंसर आया यहाँ पर 2% की कमी, और आपका क्या आया आप कमेंट करके भी बता सकते हो। अब जिनको नहीं आया होगा तो सोच रहे होंगे सर 2% की कमी कैसे आएगी, तो चलो मैं समझा देता हूँ आपको। तो ये लीजिए, हमने जो कर रखा है आपको दिखा दिया,
यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर जो आई है 100 ले लेते हैं हम, क्योंकि तुमको तो देखना है कि 1% कम करके देखना है बस। तो 100 है हमारे पास, तो 100 का यहाँ पर कर लेंगे पहले, तो 100 का कर लेते हैं पहले, फिर 1% कम करके देख लेंगे। तो यहाँ पर माना कि 100 ले लेते हैं, चाहे तो आप 1000 भी ले सकते हो, चाहे तो आप 10,000 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, जैसा आपको सुटेबल लगे। हमको तो 1% कम करके देखना है बस, ठीक है। तो यहाँ पर 1000 का करके देख लिया। अब यहाँ पर 1% कमी के लिए बोला था, तो 1% कितना, 99 हो जाएगा यहाँ पर अब, ठीक है। तो 99 का भी निकाल के देखो, तो 99 का यहाँ पर फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर, तो यहाँ पर आर दे रखा है आई स्क्वायर, तो यहाँ पर 99 डबल बार कर देंगे, ठीक है। तो जैसे इनका आप सॉल्यूशन करोगे, जैसे इनको हम हल करेंगे, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हमारा 2% निकल कर आ जाएगा। तो ऐसे करना होता है, चाहे तो आप यहाँ पर 10 भी ले सकते थे, क्योंकि तुमको तो देखना है कि 1% कम करते तो क्या होता है, तो वही होता है 2% में कमी आती है। क्लियर। तो यहाँ पर हमने करके देखा, अगर आप धारा का मान 1% कम करोगे तो शक्ति में 2% की कमी आएगी, याद रखना, ठीक है। चलो बढ़ते आगे एक और। अच्छी तरह से तराशा गया हीरा ज्यादा चमकता है क्यों? तो हर बच्चे को पता होना चाहिए वो क्यों चमकता है। वो चमकता है प्रकाश के पूर्ण परावर्तन के कारण, टोटल रिफ्लेक्शन के कारण वो चमकता है। ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते आगे की ओर। बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका ध्रुवीकरण संभव नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज। अब ये आपको पता होना चाहिए किस किस का पोलराइज किया जा सकता है, किस किस का ध्रुवीकरण किया जा सकता है, तो आप बता पाओगे। तो जहां तक हमको पता है कि किस किस का ध्रुवीकरण किया जा सकता है, तो रेडियो तरंगों का भी किया जा सकता है, एक्स तरंगों का भी किया जा सकता है, और अवरक्त किरणों का भी किया जा सकता है, बट साउंड वेव का नहीं किया जा सकता, लॉन्गिट्यूडनल वेव का नहीं किया जा सकता, याद रखना। तो साउंड वेव अलग आ गया, तो इसका ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता, याद रखना आप। जबकि इन तीनों का तो किया जा सकता है। पढ़ा होगा ना आपने किरण प्रकाशिकी में, पढ़ा होगा तो आंसर भी आ गया होगा। तो साउंड वेव का ध्रुवीकरण संभव नहीं है कतई भी, ठीक है। चलो बढ़ते आगे की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि निम्न में कौन सा कोणीय विश्लेषण आधारभूत मात्रक है। विच ऑफ द एंगुलर रेजुलेशन फंडामेंटली क्वांटिटी। मात्रक आपको बताना है। कोणीय विश्लेषण आधारभूत मात्रक हर बच्चे को पता है कि यहाँ पर जो होगा वो होगा, क्योंकि लंबाई तो होगा ही नहीं, समय भी नहीं होगा, रेडिएशन भी नहीं होगा, क्या होगा, एंगल, कोण होगा, ठीक है। अगला, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, क्या करता है। कोई आवेश स्थिर है एक जगह पर, वो क्या उत्पन्न करता है, और साथ में ये भी पता होना चाहिए कि अगर वो गतिशील है तो क्या उत्पन्न करता है। दोनों कंडीशन पता है तो आप कर दोगे। तो एक स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न कर सकता है अगर आवेश स्थिर है। तो अगर मान लो आवेश गतिशील है, जैसे मान लो किसी तार में धारा बह रही है, क्योंकि उनको गति मिल गई तो वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। फिर अगर गतिमान है तो चुंबकीय क्षेत्र करना है, अगर स्थिर है तो विद्युत क्षेत्र आपको करना है, सिंपल। तो यहाँ पर स्थिर के बारे में पूछा गया है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, विद्युत क्षेत्र हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये दोनों आवेश यहाँ पर स्थिर है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव देख सकते हो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, और ये नेगेटिव चार्ज भी कर रहा है। दोनों में फर्क है डायरेक्शन का, ठीक है। पॉजिटिव में इस प्रकार से होगा और नेगेटिव में इस प्रकार से होगा डायरेक्शन। और यहाँ पर यह है गतिशील, यानी कि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित है तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर गतिशील है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला है आपका 1 AMU किसके बराबर होता है। यहां पर जो ऑप्शन दे रखे उसके अनुसार आपको बताना होगा 1 MU किसके बराबर होता है। 1 AMU किसके बराबर होता है,
तो बहुत आसान है। यहाँ पर जो हमारा लगभग आंसर सही होगा वो होगा 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और ये कहाँ पर दे रखा है? ये दे रखा है डी में। डी में दे रखा है तो डी आंसर सही होगा, सिंपल सी बात है। तो इस प्रकार आपका जो आंसर होगा डी वाला होगा। क्लियर? अगला, चौक कुंडली में संग्रहित ऊर्जा किस प्रकार की होती है? जो आपकी चौक कॉइल है ना, उसमें किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित रहती है? ऑप्शन है हीट, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। बताओ, चौक कुंडली में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित रहती है? तो उसमें रहती है आपकी चुंबकीय ऊर्जा। क्या रहती है? मैग्नेटिक एनर्जी में संग्रहित रहती है। और चौक कुंडली क्या होती है पता नहीं है तो चलो मैं दिखा देता हूं। ये होती है आपकी चौक कुंडली। ये होती है आपकी चौक कुंडली। घर पे भी आप बना सकते हो चाहो तो। इस प्रकार की चौक कुंडली, जिसमें कौन सी ऊर्जा स्टोर रहती है? चुंबकीय ऊर्जा। तो हमारा आंसर क्या होगा? मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है। अगला है कि ओजोन परत अवशोषित करती है। किसको अवशोषित करती है ओजोन परत? ये चार ऑप्शन है, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, अल्ट्रावायलेट। तो विद्यार्थियों, वो अवशोषित करती है अल्ट्रावायलेट को ओनली। ठीक है। पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है, जो कि हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है अवशोषित करना। अगर अवशोषित नहीं करेगी तो ये पराबैंगनी किरणें हमारे पास आ जाएगी और ये बहुत ही हानिकारक साबित हो सकती है पराबैंगनी किरणें। तो आपने देखा होगा कि जहाँ पर आप धूप में निकलते हो, जहाँ पर आपने कपड़े नहीं पहने होते, जैसे कि आपने देखा होगा आपके हाथों में ब्लैक ब्लैक हो जाता है ना, सांवलापन हो जाता है, क्योंकि वो पराबैंगनी किरणों के कारण होती है। क्योंकि आपको पता है कि ओजोन को हानि पहुंच चुकी है और कुछ ना कुछ पराबैंगनी किरणें आ रही है। ठीक है। तो पराबैंगनी किरणों को ये क्या करती है? अवशोषित। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये पूरा आपका है, ये आपका ट्रोपोस्फीयर होता है, फिर ओजोन होता है, फिर ये स्ट्रेटोस्फीयर होता है। ठीक है। ये इधर सूर्य से आती है किरणें। ठीक है। तो ये ओजोन परत सुरक्षा कवच है एक प्रकार से, ये रोक लेती है इनको। क्लियर? चलिए, अगला है आपका विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक। आपको बताना है विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बहुत सिंपल है, इसका होता है आपका जूल, किलोग्राम, केल्विन। और ये दे रखा है ऑप्शन डी में, जूल, किलोग्राम, केल्विन क्या होता है? विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला है एक प्रोटॉन जिसकी आवृत्ति न्यू है, तो इसका संवेग आपको बताना है। प्रोटॉन की आवृत्ति दे रखी है, तो इसका संवेग बताओ कितना होगा, तुरंत बताओ। चाहे तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और रफ पे करके बता सकते हो। ये चार ऑप्शन है आपके सामने, चारों में से कौन सा सही होगा? तो बहुत ही आसान है, एक प्रोटॉन जिसका आवर्ती यहाँ पर न्यू है, तो इसका संवेग होगा, तो सिंपल है, h/c। अब जिनको समझ में नहीं आया उनको तो समझाना पड़ेगा, उनको तो एक्सप्लेन यहाँ पर करना पड़ेगा। तो चलिए मैं समझा देता हूँ कि इसका आंसर h/c कैसे होगा। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पूरा देख लो आप, यहाँ पर दिख रहा है, पता है ना आपको, मोमेंटम। ठीक है। और आप ये भी जानते हो सी का बारे में, प्रकाश की स्पीड। ठीक है। तो जब इनको आप सॉल्यूशन करोगे, लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। ठीक है। और यहाँ पर ये प्लांक कांस्टेंट है सही। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका निकल कर क्या आएगा? h/c। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी वाला, h/c। क्लियर? चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, और टेलीग्राम फॉलो कर रखा होगा तो वहां पर सेंड हम कर देंगे पूरा का पूरा पीडीएफ, डायग्राम और पूरा सब कुछ। अगला है आपका गामा किरणें है। गामा किरणें है, बताओ गामा किरणें क्या है? ऑप्शन है एकल आवेशित परमाणु गैस, हीलियम के नाभिक, तीव्र गति इलेक्ट्रॉन, विद्युत चुंबकीय तरंगे। बताओ क्या है? तो बहुत आसान है, गामा किरणें आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे। और आपको पता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए
गति के लिए या फिर गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी याद रखना। ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको PDF चाहिए, लाइव क्लासेस चाहिए तो MKS अकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना और टेलीग्राम को फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।